From India to the world, this is Global Indian. नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। आज संडे है और हम फिर लेके आए हैं भाऊ को ऑन वीकेंड विद वानखेड़े, जो हम रेगुलर शो करते हैं ऑन जो कुछ भी हफ्ते में गुजरा होता है दुनिया में। यही नहीं कि हम सिर्फ हिंदुस्तान की खबरें लाते हैं, हम दुनिया में जो कुछ भी चल रहा होता है हम वो खबरें लाते हैं, और भाऊ और हम जो है उसको बिल्कुल एक क्लियर कट आपको खबरें ला के देते हैं कि भाई ये हुआ है, विच इज अनएडिटेड, अनसेंसर्ड। क्योंकि हम अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमें डर नहीं लगता, और भाव तो बेबाक बोलते हैं, तो भाव जुड़ गए हमारे साथ। और मैं भाव को बिल्कुल दावा देता हूं कि आज बताइए कि क्या हो रहा है। उसके पहले मैं आपको एक या दो छोटे से शॉर्ट्स जो मेरे चैनल ने हमने बनाए हैं मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम लोगों को, ताकि हमारे श्रोताओं को पता चल जाए कि हम किस पे बात करना चाहते हैं आज, किस बात पे, किस मुद्दे पे, दुनिया में क्या चल रहा है। ज्वलन मुद्दा तो छोड़िए, तो भड़केलू मतलब के बहुत बड़ा वो एक हिस्सा बन गया हमारी जिंदगी का, हर देश में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने दो शॉर्ट्स बनाए हैं भाऊ, आप देखिए और फिर मैं आपको लाता हूं। ये मैंने अपने चैनल का बनाया। Oh my God. Holy shit! Oh my God! Yo! No way! No way! No way! Oh my God! Oh my God! Oh, holy fuck! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yo! और एक और बताता हूं जो हमारे को बहुत तकलीफ दे सकता है, ये देखिए। 2% इनसाइड है। ये भाऊ हमारे बच्चे जो सेलर्स हैं, जो मेहनत करके काम कर रहे हैं, आज क्या उनकी हालत है और क्या दुनिया में हो रहा है। और आपके वहां अभी स्टॉक एक्सचेंज खुल गई है भाऊ, मुझे एक बात बताइए। मैं थोड़ा उसको मैं विषयाज मतलब के डेविएट कर रहा हूँ, डाइग्रेस नहीं करना चाहता। स्टॉक मार्केट खुल गई है वहां पे, क्या चल रहा है अभी? वहां मार्केट कहाँ खुली है? आप शुरू कीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। वीकेंड विद वानखड़े ये लगातार एपिसोड चल रहा है। हाँ, हो सकता है कुछ खामियां भी हो, लेकिन हम लगातार इंसान हैं, हम इम्प्रूवमेंट करने का पूरा वादा करता है, और हमको जज करने का अधिकार सिर्फ आपको है। आप बाकायदा कमेंट करके लिख सकते हैं यदि हम कुछ गलत बोलते हैं। फैक्ट्स गलत हो सकती है कई बार बोलते समय, कई बार आवेश में और इमोशनल होकर आदमी बोल देता है, तो ये अधिकार आपका है पूर्ण रूप से ये बताने का। दिस इज योर राइट टू इम्प्रूव अस एंड वी विल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू डू सो। बात हो रही है स्टॉक मार्केट खुलेगी कि नहीं। पहला अजीत भाई ने एकदम थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके देखा। स्टॉक मार्केट खुली है, लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत परेशान है, क्योंकि ये ईरान का युद्ध जो इजराइल, ईरान, अमेरिका है, ये कितना लंबा चलेगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। ईरान ये कुवैत नहीं है, ईरान ये कोई दूसरा देश नहीं है, ईरान ये भारत भी नहीं है। मैं बता दूं आपको, ईरान ने लंबे युद्ध लड़े हैं। ईरान और इराक का युद्ध 8 साल तक चला था। ये मर मिटने वाले लोग हैं, और ये जिस हिसाब से उनका सुप्रीम लीडर मारा जाने के बाद भी लगातार सेकंड, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर ऑफ लीडरशिप इतनी बनी हुई है कि एक एलिमिनेट होता है तो दूसरा आता है, दूसरा आता है तो तीसरा आता है, तीसरा आता है तो चौथा आता है।
जो लगातार ये बताया जा रहा था कि वहाँ बहुत अनरेस्ट है, लोग बहुत खिलाफ है, लोग रेजिम चेंज चाहते हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये वेस्टर्न मीडिया का एक 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 माहौल बनाने का भी एक तरीका होता है कि जैसा जब इराक के साथ युद्ध हुआ तो केमिकल वेपन्स का एक माहौल बनाया गया था, मिला कुछ नहीं। वैसे ही माहौल था कि ईरान में बहुत अनरेस्ट है, ईरान में बहुत अनरेस्ट है, इतने हज़ार लोग मारे गए। लेकिन अयतुल्ला ख़मेनी के मरने के बाद जो रास्ते पे लाखों के तादाद में लोग इकट्ठा होके मातम मना रहे हैं और बदले के नारे लगा रहे हैं, वो तो कुछ विपरीत स्टोरी बताते हैं और वो वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखाता या कोई मीडिया दिखाता नहीं, ये सोशल मीडिया के द्वारा आई हुई फ़ोटोग्राफ्स है। तो कुल मिलाकर ख़मेनी का फॉलोइंग वहाँ बहुत ज़्यादा है, ये इसमें कोई दो मत नहीं। ख़मेनी को एक जो उसका एक चेहरा बताया गया था कि वो खूंखार आतंकी चेहरा है। जी। ये पर्सपेक्टिव हो सकता है अजीत भाई। भगत सिंह ये आतंकी था ब्रिटिश के लिए और हमारे देश के लिए रोल मॉडल हमारा हीरो था। जी। जो अपने देश के लिए करता है वो अपने देश का हीरो होता है। जो दूसरे देश है जिनका इंटरेस्ट होता है उस देश में, उनको यदि लगे कि ये हमारे रास्ते में रोड़ा है या ऑब्स्टिकल है, तो वो उसको दुश्मन मानते हैं, आतंकी करार कर देते हैं। ये लड़ाई अपने राष्ट्र की अस्मिता की है और मुझे लगता है ईरान को अपनी अस्मिता के लड़ने का पूरा अधिकार है। ईरान का ये खमेनेई का एक चित्र ऐसा भी था कि वो बिल्कुल ईरान को एक बार्बेरियन स्टेट में लेके जाना चाहता है। लेकिन कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आए, दे वर शॉकिंग। एक छोटा बच्चा खमेनेई को पूछता है कि मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि पागल बच्चे हो तुम अभी, पढ़ो, लिखो, साइंटिस्ट बनो, देश की सेवा करो। पूरी ज़िंदगी जियो बेटा, शहीद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी पूरी होने के बाद खुदा तुमको उठा लेगा। ये बताता है कि वो एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड था। एक जगह वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे मेरे खून के लोग प्यासे हैं। मुझे पता है कि एक दिन मैं शहीद हो जाऊँगा, लेकिन ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। He was knowing that he will be killed one day. But even though he fought for the nation, his nation. उसके बाद एक उसका वीडियो और है जिसमें वो कहता है कि ये अंग्रेज जो है वो कैसे शासन करते हैं, कैसे आते हैं और फिर पैर पसार के पूरा शासन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की किताब में पढ़िए आप, भारत के साथ कैसा हुआ और 200 साल भारत गुलाम रहा। वो उनसे पढ़ के हमको सीखना चाहिए। ये बताता है कि वो पढ़ा लिखा भी था, वो पढ़ता भी था। ये कई चीज़ें हैं जो अब धीरे-धीरे बाहर आ रही है। लेकिन कुल मिला के ईरान, अमेरिका और इज़राइल के युद्ध की परिणति क्या होगी? हम अब युद्ध तो शुरू हो गया, जो मर गए, मर गए। अब इसका नतीजा क्या होगा? इस हाँ, पे हम बिल्कुल। ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं और और मैं आपको ये जी, नतीजा सिर्फ़ साउथ नहीं झेलेगा, ये नतीजा वेस्ट भी झेलेगा, ईस्ट भी झेलेगा, नॉर्थ भी झेलेगा। हम उस पे आते हैं। मैं आपको आपकी याददाश्त अगर वो आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग कि ये वही ईरान है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर एम्स के हॉस्पिटल से उठ के सवेरे जाता है, उनको रिक्वेस्ट करता है और फिर वापस आ जाता है और वो जाके यूनाइटेड नेशंस में ईरान सपोर्ट करता है कि इनका कश्मीर इनका है। देखिए, मैं ये अजीत भाई ऐसी उस कोई पे ही आने वाला था। जी हर देश को अपने चश्मे से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता जी है ना? तो सवाल ये है कि मैं बहुत ही अ, एक सामान्य भाषा में बात कर रहा हूँ जी जी और हो सकता है कि ये मुहावरा कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगे। इट इज़ नॉट टू द टेस्ट, लेकिन हम्म समझने के लिए यही ठीक है। मेरा ये कहना है कि कोई प्रोस्टिट्यूट जो मुझे राखी बाँधती है तो मेरी बहन हो जाती है। फॉर मी शी इज़ अ सिस्टर। आई हैव टू लुक इन व्हाट हर रिलेशंस आर विथ मी। हम्म, What she does for a livelihood, this is a different thing. Being a brother, can I refrain her from doing that? That is the क्या next बात part of life. क्या तो बात आज जब शाह के अंडर ईरान था, जब ईरान लिबरल था, हम्म तब 1962 के वॉर में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था और भारत का दुश्मन था। हम्म वहां खेमेनेई की जब रेजिम आई, उस रेजिम ने हमेशा भारत का साथ दिया। ईरान से ज्यादा सस्ता तेल हमको किसी ने नहीं दिया,
जब बाकी सब लोग हमको तेल के नाम से लूट रहे थे। उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस में, मैं इसको रिपीट करता हूं, यूनाइटेड नेशंस में जब कश्मीर की बात आई तो ना इजराइल ने साथ दिया, ना अमेरिका ने साथ दिया, ना कोई मिडिल ईस्ट के देशों ने साथ नहीं दिया। हमारे तथाकथित आज के जो सगे दोस्त बने हैं उन्होंने भी साथ नहीं दिया। एक ईरान हिमालय जैसा भारत के पीछे खड़ा था और हमेशा। भारत के लिए लड़ा Oh कि ये yes. कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, ये भारत की भूमि है और भारत को वापस जाना चाहिए। ऐसे दोस्त का हम साथ ना दे, ये एहसान फरामोशी होगी। मुझे दुख है इस बात का कि खेमेनेई की मृत्यु के बाद भारत सरकार के संवेदन के दो शब्द भी नहीं आए। Zipped. मुझे शर्म आती है एक भारतीय होने के नाते। Zipped. हमको भी शर्म आ रही है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या हुआ, या कांग्रेस को भी मैं बोल देता हूं, खेमेनेई की मृत्यु के 24 घंटे बाद सप्पल नाम का एक व्यक्ति है, गुरदीप सप्पल, जो सीडब्ल्यूसी का मेंबर है, हाँ। उसने पहला ट्वीट किया। उसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है। लेकिन क्यों राजनीतिक दल इस बात को भूलते हैं, क्यों बुद्धिजीवी इस बात को भूलते हैं कि जो हमारा दोस्त है वो अपने देश में क्या करता है। बार बार आता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मैं आज पूछता हूं कि अमेरिका में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता? अरे क्या रोज एप्स्टीन फाइल में जो हुआ घिनौना काम, जो वीडियोस धीरे धीरे बाहर आते हैं तो देख के आदमी खाना नहीं खा सकता, क्या वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं थे? हम किस बात से कहे कि वो ह्यूमन राइट वायलेशन करता है जब हमारे देश में क्या हो रहा है? आपने क्या ह्यूमन किया? राइट वायलेशन नहीं होता। 87 बच्चियां स्कूल की मारी गई हैं। हाँ, 87 7 यंग किड्स। किड्स। तो ये सारी बातें, क्या हम फिर एक नए साम्राज्यवाद की तरफ जा रहे हैं? तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कौन सी होने जा रही है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक जमाने में कहते थे कि ब्रिटिश के साम्राज्य पे सूर्य अस्त नहीं होता था, तो क्या ब्रिटेन की जगह अब अमेरिका लेना चाहता है? और ये नया युद्ध है। मैंने एक अजीत भाई किताब, मैं उसका टाइटल भूल गया हूं, एक किताब मैंने पढ़ी थी ब्रिटिश राइटर की, और किताब ये थी कि 100 साल बाद विश्व क्या होगा। ये किताब 10 साल पहले मैंने पढ़ी थी, यानी आज मैं कहूं तो 90 साल बाद विश्व क्या होगा। उसमें उसने कई चीजें बताई जो फोरकास्ट करने का प्रयास किया उसने। उन चीजों में एक बात उन्होंने बहुत सही कही थी कि सी रूट्स जिसके कब्जे में होंगे, जो समुद्र पे राज करेगा, हु विल रूल द सी विल रूल द वर्ल्ड। और उसने कहा कि अमेरिका इज नो डाउट देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज देयर नेवी। और अभी क्या हो रहा है? अभी हमारा जो नया साम्राज्यवाद होगा वो जमीनों पे नहीं होगा। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कमिंग एंड होल्डिंग इंडिया और अपना गवर्नर जनरल भेज के इंडिया पे राज करना ना। अब नया जो साम्राज्यवाद है उसमें हमें मानने वाली और हमारी गुलामी करने वाली सरकारें आपको विभिन्न देशों में चाहिए। ये मुझे अमेरिका का अभी रुख दिखता है, खासकर पॉइंट नंबर 1, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जो जितना भी है डीप स्टेट जिसको हम कहते हैं। जी। भारत में भी डीप स्टेट का खेल हुआ है बाकायदा। अन्ना हजारे का मामला में डीप स्टेट मानता हूं, नो डाउट अबाउट इट। और उसके आपने लिए मेरे मैंने पहले बोला भी है आपके शो में। दिल की हाँ, बात कर ली। उसके बाद बहुत बढ़िया उसके बात बाद की आपने। उसके बाद अब इनके पास ऐसे कौन से, रशिया चाइना छोड़ा तो ऐसा कौन सा देश है कि जो इनके खिलाफ है? कोरिया, रशिया, चाइना। भारत ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। अब एक ईरान है, उस ईरान को ये वहां पे खत्म करके अपनी रिजिम लाके ऑलमोस्ट दे विल कवर द वर्ल्ड। अब दूसरा बात आई, व्हाट इज नेक्स्ट? ऐसी कौन सी जगह है जहां आप टेटुआ दबा सकते हैं, यानी यू कैन आर्म ट्विस्ट द एंटायर वर्ल्ड? इज एनर्जी। इफ देयर इज नो ऑयल, everything goes off, and it will continue for another 10 years. The oil will rule the world for another 10 years. तब तक रिन्यूएबल एनर्जी इतनी हावी हो जाएगी कि हो सकता है कि आपको फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। तो आज ऑयल में क्या है? जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, दे आर ऑल, उन्हीं सभी जगह पे अमेरिका के एयरबेस है, दे आर अंडर द अमेरिकन कंट्रोल।
अफ्रीका एक है कॉन्टिनेंट, इट इज वेरी मच अंडर द प्रेशर ऑफ अमेरिका. Venezuela was the country which was opposing America but was having the maximum oil reserve. America has already replaced their own government there and virtually बीच में तो ट्रम्प साहब ने ये भी बोला कि मैं ही वहां राजा हूं. हाँ, फिर लेकिन बाद वो में क्वालिटी ऑफ क्रूड जो है दैट इज वेरी नहीं, कुछ डिफिकल्ट. भी वी आर नॉट. I am Yeah. talking about the overall, but that crude is again sellable. ऑफ It कोर्स. can be sold. अब एक दूसरा पार्ट है रशिया. रशिया का ऑयल छोड़ के इराक में इन्होंने कहा कि केमिकल वेपन है, कोई केमिकल वेपन नहीं थे. अल्टीमेटली इराक का सारा ऑयल ट्रेड अमेरिका ने अपने अंडर ले लिया. वेनेजुएला उनके अंडर है, अमेरिका अपना है, अफ्रीका अपना है, सारा मिडिल ईस्ट उनके पास है. अब बचा रशिया जो एक मेजर, और ईरान. ईरान उनके पास जाने के बाद फिर उनके पास आता है रशिया. रशिया का ऑयल कितने लोगों को सप्लाई करेगा रशिया. दूसरी बात है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जिसको हम हॉर्मूज का डमरू जल मार्ग कहते हैं, जल डमरू मार्ग. वो ऐसा एरिया है जो वर्ल्ड का नियर अबाउट 25 to 30% ऑयल ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल रखता है. जी. और खासकर साउथ, डाउन साउथ, पूरा साउथ एशिया, आपने यदि पूरा साउथ वर्ल्ड का साउथ एरिया आपने देख लिया तो चाहे इंडिया से लेके बाकी सारी के तमाम कंट्री हो, वहां बिल्कुल. का ऑयल. अच्छा, ऑयल कंजम्पशन में सबसे बड़े दो देश है, चाइना और भारत. इंडिया. यस. हमारा तो 50% ऑयल उसी से वही से आता है. ठीक है, अब वो बंद हो चुका है मार्ग. कल एक जहाज ने हिम्मत की अमेरिका के प्रेशर में कि चलो सेल करें, तो वहां आपने शायद उसी का विजुअल दिखाया था कि जी. इट वाज शेल्ड आउट. यस. तो अब नोबडी विल गो. दूसरी बात है, अब भारत के लिए तेल का शॉर्टेज यदि होता है तो दो रूप से, एक रशिया और एक है अफ्रीका, अमेरिका. बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, पॉइंट नंबर 1. दूसरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. तीसरा इंश्योरेंस चार्जेस. ये सारे चार्जेस पर के ऑयल बहुत महंगा पड़ता है. रशिया का ऑयल भी हमारे पास आने में 1 महीना लगता है. जो हॉर्मुज से ऑयल आ रहा था वो सिर्फ 5 दिन में आ रहा था. अभी भी मैं मेरे देश की बात करूं, भारत की, आई एम मोर वरीड अबाउट माय कंट्री. ऑफ तो कोर्स. मेरे पास 20 दिनों का स्टॉक है रिफाइंड 20 पेट्रोलियम दिन. से, 20 दिन का, और 10 क्रूड का. मोटे मोटे तौर पे 10 दिन का क्रूड पड़ा हुआ है और 10 दिन का रिफाइंड पड़ा हुआ मैं अभी अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके आपको बता मैं- दूंगा कि वेयर वी स्टैंड. अभी है. बता और दूंगा. उसमें जो गवर्नमेंट का फिगर है हमारे पास, वी गो बाय द जी. गवर्नमेंट फिगर. जी. तो मुझे ये टेंशन है कि ये 20 दिन का स्टॉक कल यदि भारत का कोई फ्रंट खुलता है युद्ध का, तो फिर दैट 20 दिन का स्टॉक मुझे देश के लिए नहीं, मुझे सैन्य के लिए रिजर्व रखना है. यदि वो 20 दिन का स्टॉक मैं उस पे रहूं कि मेरे यहाँ मैं कीमतें नहीं बढ़ने दूंगा और 20 दिन का स्टॉक मैं 20 दिन तक है मेरे पास, युद्ध थोड़ा भी लंबा खिंच गया तो फिर मुझे नानी याद आ जाएगी, क्योंकि फिर मेरे यहाँ मामला ठप हो जाएगा. आज रशिया से मैं तेल ले नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने एक कमेटी बनाई है जो मॉनिटरिंग कर रही है कि आप वहां से तेल लोगे तो हम तुम पे सैंक्शन ठोक देंगे. अब तो ईरान से भी नहीं ले सकते, तो कहीं से भी नहीं ले सबसे सकते. ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मुज. दूसरी जो बात जो विश्लेषक कह रहे हैं, जो विदेश नीति के एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि युद्ध ईरान और इराक का हो रहा है, सॉरी माफ कीजिए, युद्ध ईरान, इजराइल और अमेरिका का हो रहा है. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो कॉर्नर्ड हो रहा है वो चाइना है, क्योंकि चाइना का मेन सप्लायर गैस और ऑयल का ईरान है और वो वहीं से आता है, हॉर्मुज से. चाइना कब तक, लेकिन चाइना के पास पीछे एक लाइन ओपन है रशियन, जहां से वो तेल ले सकता है. जी. लेकिन चाइना टोटल रशिया पे कितना डिपेंड रहेगा और कितने दिन तक रहेगा. तो कूद गया ना वो. ऐसे, हाँ, अब आज ऐसे कूद में गया. चाइना हैज अनदर वे आउट. हम्म. चाइना ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि इफ यू स्क्वीज योर ऑयल वी विल स्क्वीज योर रेयर अर्थ मेटल. यदि रेयर अर्थ मेटल का सप्लाई अमेरिका को बंद हो जाता है तो अमेरिका का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर घुटनों पे आ जाएगा. मे इट बी डिफेंस, मे इट बी एविएशन, मे इट बी मोबिलिटी, व्हाटएवर इट इज. नाउ इट इज a big chessboard being laid and players are unmoved. दूसरी बात है, आप अमेरिका में बैठे हैं,
ये आप इस पे आप ज़्यादा जो हम बार-बार हमको ये लगता है, हमने हमेशा देखा है, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, जब भी सत्ता पक्ष तकलीफ में आता है, वो कोई बड़ा युद्ध की तरफ जाता है। मुझे याद है मार्गरेट थैचर जब बहुत परेशानी में थी और उनकी पॉपुलैरिटी एकदम लोएस्ट लेवल पे थी, तो एक फॉकलैंड का युद्ध लड़ा उन्होंने, काफ़ी ऑकलैंड, दूर एक यस, आइलैंड था, छोटा आइलैंड था। ये एंड ऑफ वो कोर्स, वन या, और अमेरिका लंदन ने उस मतलब इंग्लैंड का वो बड़ा अजीब युद्ध रहा वो, जी, छोटे आइलैंड के लिए उनको बहुत लड़ना पड़ा और उसके फॉल्कलैंड्स, बाद यस, फोकस चेंज हो गया। हाँ, क्या एप्स्टीन फाइल्स, माइग्रेशन, इमाइग्रेशन के रूल्स, ये अमेरिका में बहुत सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ अमेरिका में एक अनरेस्ट है, इन दोनों चीज़ों को लेके। इसका फोकस हटाने के लिए क्या पूरे अमेरिका को युद्ध में झोंका गया है? ये सवाल है। ये मुझे अगर आप, इस पे मुझे जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा इस पे, हाँ, तो मैं 1 मिनट आपको क्योंकि आपका शो इस देश में भी देखा जाता है, भारत में, तो हाँ, लोग वो भी सुनना चाहेंगे। तो मैं बताता हूँ कि ये पूरा पैराफर्नैलिया बनाया गया है कि देश को भटकाओ, जो वहां चल रहा है वही यहां चल रहा है। आपने देखा होगा कि कितने जजों ने किस किस कोर्ट में इनके खिलाफ जजमेंट दे दी है, और आप वॉर पे ले जाओ देश को, एंड दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। मैंने आपको क्या कहा था कि कार्बन कॉपी है दो महामानव, एक यहां एक वहां। और अब मैं आप आपको एक बात बताऊं कि मैं एक 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 छोटा सा सिनेरियो ड्रॉ करूंगा दर्शकों आपके लिए। बाबू आप बुरा मत मनाइए, मैं आपका नाम नहीं, लूंगा उसमें, नहीं, नहीं। कि ये क्यों गए वहां मेडल, जो कि मैं एक 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 मेडल, जो नया मेडल बनवाया, जो मैं $20 में अभी, मैं अभी ऑर्डर करूं ना चाइना, अमेजोन पे, चाइना अली एक्सप्रेस पे, तो मेरे को 4 दिन में आ जाएगा $20 में लिखवा के मैंने महामानव के नाम से एक मेडल बनवाया है, साथ में रिबन रिबन, और वो उनको दिलवा दिया। पहला मेडल दिया गया, दोबारा किसी को नहीं दिया जाएगा, और उसका कोई महत्व नहीं है कि काय के लिए भाई, कोई, इट वाज नॉट अ प्रेसिडेंशियल ऑनर और एनीथिंग, वो डलवा के अपना महामानव। मेरे को एक बात बताइए कि आप वो क्यों गए आप? ये सब इंटरकनेक्टेड है, यहां पे भी वो एप्स्टीन फाइल और वहां पे भी एप्स्टीन फाइल कनेक्टेड है। मोदी जी को रात को नींद नहीं आती है, मैं मोदी जी बोल रहा हूं क्योंकि इन्वॉल्व है, हरदीप पुरी इन्वॉल्व है, और अंबानी और कई और बंदे भी इन्वॉल्व हैं। अभी तो इनकी परतें खुलनी शुरू होंगी। अच्छा, आप गए हैं वहां पे, भाव मैं एक सिनेरियो बताता हूं। चलो अगर आप नहीं जाते, चुप करके बैठते तो ठीक था। अब आपके जाने का मतलब पता है क्या हुआ? कि मैं अजीत सिंह, मेरे ऊपर एक डॉन है जो कहीं दुबई में बैठा है या कहीं बैठा है, ठीक है? मैं अजीत सिंह डोंगरी का डॉन हूं। डोंगरी जे महाराष्ट्र माझे भावाला माहिती आहेत, माहिती आहे, माहिती आहे. हाँ, डोंगरी जगह जहां से जो भी आया था, और भाऊ अशोक वानखेड़े ये दूसरी जगह के डॉन हैं, और एक छुटभैया है जो कहीं थाने वाने में कहीं पे वो एक वो गुंडई है। और मैं रोज कहता हूं, ऊपर वाले के ऑर्डर पे मैं रोज कहता हूं कि मैं भाव को निपटाने वाला हूं। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भाव का खलासा होने वाला है, भाव जो है उसका खलास। मैं 2 हफ्ते से बोल रहा हूं, और वो छुटभैया मेरे पास आके बैठ जाता है रात को, और इनके भी खबरी होते हैं ना, उनको सबको पता है, अरे आज बापटिया गया है अजीत भाई के पास, और वो अजीत भाई बोल रहे हैं कि भाव को निपटाना है, मैं करता हूं 2 हफ्ते में बंदोबस्त भाव का। तो
मेरे पास आया, 2 दिन बाद भाव का खलास कर दिया, हो गया, ठीक है। तो पुलिस और लोग क्या बोलेंगे कि बापटिया जो था ये मिला हुआ था अजीत के साथ। यही कुछ हुआ है। आप सोचिए नहीं, कि ये कितनी जो आप बड़ी बात सिनेरियो है। ये जो आप हो सिनेरियो गया। खींच रहे हैं अजीत भाई, हमारे यहाँ पे भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन दी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उसमें भी सदस्यों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री का इस समय जाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी जब युद्ध की स्थिति बनी होती है, और युद्ध की स्थिति आज नहीं बनी हुई थी, पिछले 1 महीने से चल रहा था। आपके सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े-बड़े जहाज आगे, जंगी जहाज आ गए थे। बहुत सारा बारूद उतर रही थी एयरबेस पे। सारा विश्व देख रहा था कि कब शुरू होगा युद्ध। ऐसे में आपको इज़राइल जाना नहीं चाहिए था। सारा कई लोग कह रहे थे। ड अच्छा, कोई ऐसा इमरजेंसी था कि भई वो नहीं जाने से देश का कोई बड़ा नुकसान हो रहा था। इट वाज़ अ रेगुलर विजिट, यू शुड हैव अवॉइडेड इट। अब हुआ क्या? आप गए और वापस आए, और उसके बाद युद्ध की शुरुआत हुई, और उसमें आप खुल के, मतलब ये स्थिति हो गई कि आज खamenei की मृत्यु के बाद भी आप शोक संदेश भी नहीं जारी कर सकते। इसका मतलब क्या आपको विश्वास में लिया गया था कि हम युद्ध शर्मनाक है। शुरू करने वाले हैं, कि आप चुपचाप रहेंगे वहाँ पे, आप कुछ नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान कुछ नहीं बोलेगा। हालाँकि पाकिस्तान में तो एजिटेशन भी हुआ है, एजिटेशन तो दिल्ली में भी जहाँ-जहाँ शिया है, वहाँ-वहाँ लोग रास्ते पे उतरे हैं। तो उसके बाद उनको ये पता था पाक कुछ नहीं बोलेगा, चाइना, रशिया तो को रोक नहीं सकते थे। उनको लगा कि भारत एक स्टैंड लेगा तो भारत की वजह से बाकी सारे देश, जो नॉन अलाइन्ड देश है, हो सकता है भारत का सहारा लेके एक साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने लीडर को ही मना किया। क्या ये स्थिति हुई? नहीं होती तो हमारे यहाँ से कुछ तो जाना था। हमारा विदेश मंत्री ईरान के विदेश मंत्री से बात कर सकता है। और हमारे यहाँ जो मीडिया है वो इतना लीचड़ हो चुका है अभी। किसी मीडिया ने ये कह दिया कि अरे भाई देखो, वो शहीद बोल रहे हैं वो खमीनी को, शहीद का एक, अरे! खमीनी को शहीद बोलेंगे, वो अपने देश के लिए लड़ा तो देश के लिए शहीद है। अरे अंग्रेज़ यदि भगत सिंह को आतंकी कहते तो मैं भगत सिंह को आतंकी कहूँगा क्या? मैं तो उस अंग्रेज़ से लड़ पड़ूँगा। भगत सिंह मेरे रोल मॉडल है, देश के लिए शहादत दी है, और आज भी वो हमारे भगवान हैं। हो सकता है आप, क्योंकि आप तो बाहर से आए थे, आपको तकलीफ देने वाला आपको यही लगेगा। मैंने ये तो एक कुल मिलाकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज को हमेशा मुगलों ने विद्रोही कहा है, हाँ। निज़ाम ने विद्रोही कहा है, और सारा मराठा साम्राज्य जो है, उनको अपना भगवान मानता है। तो ये देखने का पर्सपेक्टिव होता है, तो हमें अपने पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी का उपनिवेश नहीं हैं, और इंडिपेंडेंट कंट्री होने के नाते हमको एक स्टैंड लेना था, बिल्कुल लेना था। लेकिन वो क्या स्टैंड लिया? लेकिन उसमें हुआ क्या, हमारे देश में हिंदू मुसलमान इतना हो गया है कि खेमेनी मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दे रहा था, ये बात किसी को पता नहीं है। बस बिल्कुल। वो मुसलमान है, वो बस मुसलमान के खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन आज जो ईरान के साथ हुआ, वो कल भारत के साथ हो सकता है। नहीं, तो आने वाला समय ट्रेड डील में भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा, हमारे यहाँ खेती बंद हो जाएगी। क्या करोगे आप? आपको पता है फिर आपकी स्ट्रेट्स ऑफ फिर हॉर्मोज से आपकी खेती जो है, इज़राइलियों को देनी पड़ेगी आपको, लीज़ पे, और इज़राइली तय करेंगे क्या करना है, क्या करना नहीं। हम बात कर रहे ये हैं कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज से जो खाली तेल का ही मसला नहीं है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मिडल ईस्ट में जाते हैं हमारी कंट्री नहीं, से दूसरा है ना, काफी। जी, दूसरी बात, हमारा जो एक पोर्ट था, चाबहार पोर्ट, हाँ, वो भी वो खत्म हो ईरान गया। ने हमको दिया था। वहाँ हम्म, पाकिस्तान के पास ऐसा एक पोर्ट है ग्वादर, जहाँ रशिया, चीन, इसके थ्रू यूरोप का गेटवे था। आज हमको चाबहार के द्वारा यूरोप का गेटवे था। वो गेटवे हमारा बंद हो गया। मतलब वी आर ऑन द मर्सी ऑफ इज़राइल एंड अमेरिका टोटली। They will allow our oil to come, they will allow our goods to go, and they will arm twist. हम हमारा एग्रीमेंट मानिए, हमारी सारी बातें मानिए तो हम ये काम करने देंगे। ईरान का ऐसा नहीं था। ईरान भारत को तेल भी दे रहा था, पोर्ट भी दिया, रास्ता भी दिया, और यूनाइटेड नेशंस में भारत के साथ भी खड़ा हुआ। हम किसको दोस्त माने? ईरान ने मेरे किसानों का कभी नुकसान नहीं किया। हमारे यहाँ तो कपास फ्री हो गया, हमारा कपास मर गया, टेक्सटाइल मर गया,
सोयाबीन मर गया, मक्का मर गया, हम कहाँ बात करेंगे? चलिए टाइम हो गया, लेकिन भाऊ मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने अभी ये एग्जाम्पल दिया ना, इसका बहुत गहरा मतलब है। नहीं, गहरा ये वो मतलब है, मैं वही कह रहा हूँ, वाक, हम वाकया वर्चुअली कौन था? हम वर्चुअली अब अमेरिका का उपनिवेश बन रहे हैं। फ़र्क इतना है, अंग्रेज़ों के टाइम पे वहाँ वाइसरॉय आते थे, अब फ़र्क इतना है कि उन्होंने गोर। यहाँ के पूरे सरकार का कंट्रोल ले लिया है। वो कहते थे ना, दिल्ली बोले मुंबई हाले, अब वाशिंगटन बोले और दिल्ली हाले, ऐसी स्थिति हो गई है। वो हालो रे हालो। बस ये करो तो कर देंगे, हाँ बोलो तो हाँ, ना बोलो तो ना, ये स्थिति हो गई है। नहीं नहीं, हालो रे हालो। अभी बस गुजरात के, मैं और गुजरात क्या बोलूं। मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसका मतलब ये जी, था कि ये जो बाप्टिया है ना, वो उसको खामखा जाके, मतलब कि अननेसेसरी, महामानव को अननेसेसरी नहीं बहुत जाना ज़्यादा। चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। नहीं, ये आदेश बहुत गलत क्या, हुआ है, बहुत अजीत गलत भाई, एग्जाम्पल सेट किया। अजीत भाई क्या करेगा? ऊपर से आदेश हो गया होगा, जाओ, जाओ, हम्म, नहीं तो एप्स्टीन फाइल तो है ही। चलो, तो हम नाच रहे टू द ट्यून ऑफ अमेरिका, क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक है बाबू, बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत, और आज का शो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया गया। और दर्शकों, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई मीन, स्टिल I want you to subscribe and like us and share our channel, और हम आपके लिए इस तरह का अच्छा मटेरियल आपके लिए लेके आते रहेंगे, और बड़े बड़े लोगों को लाएंगे जैसे भाऊ है। नहीं, नहीं, और बड़ा नहीं हूँ मैं, आप ही नहीं में नहीं से एक हूँ। आप सुनते हैं, प्यार देते हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, क्योंकि हम देश नहीं, की सेवा यहीं कर सकते हैं। आप भारत के बाहर रह के भारत की ज़्यादा चिंता करते हैं, मैं जानता हूँ। आप भारत थैंक के बाहर रहकर, आप अपने मिट्टी से दूर रहकर हमारे मिट्टी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एक बार फिर से होली की शुभकामनाएँ हैं। दिल एक दिल त्योहार है रोता रंग है का। भाऊ, दिल रोता है। आप नहीं, नहीं, बहुत भावुक मैं आदमी है, मुझे पता है, नहीं, आप नहीं, भी नहीं, ऐसा भावुक नहीं हो है गए हैं। कि लेकिन ये होली होली की का खैर त्योहार है, शुभकामनाएं होली जी। की मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन एक तरफ दुनिया के 6-6 जगह पे जब खून की होली खेली जा रही हो, ऐसे में मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, मेरा सनातन और मेरी विरासत मुझे होली खेलने में संकोच भी देती है। लेकिन क्या करें? जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, उसके लिए हम सिर्फ़ भगवान से दुआ कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सारी खून की होलियाँ रुक जाए, और जो रंग है प्रकृति ने बिखरे हैं, उसके साथ मानव अपना जीवन व्यतीत करे। आप सबको फिर से एक बार होली की शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके भाऊ।